जय साथियों। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में जातिवार जनगणना जो है, इस पर तीखी बहस हो रही है। इस पर एक यह बहुत समकालीन मुद्दा है और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, खास करके बीपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए। इस पर आपको कहीं निबंध भी आ सकता है। इस पर काफी गहराई से और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ये जाति आधारित जनगणना कराने से क्यों बचना चाहती है। जाति आधारित जनगणना कराने से समाज में क्या क्या, पॉलिटिक्स में क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है, क्या क्या इसके फायदे हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास की श्री गणेश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई वह लॉर्ड मेयो की शासन काल में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराया गया। पहली बार भारत में लॉर्ड मेयो के शासन काल में जनगणना कराया गया। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना कराया गया, 1872 ईस्वी में कराया गया। उसमें संपूर्ण भारत का जितना उस समय हिस्सा था उसका 80% कराया गया। कितना कराया गया जी? 80%। और क्या हुआ, 80% के बाद 20% जो रहा उसका कोई जनगणना नहीं हुआ। लेकिन आइए अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। फिर जनगणना हुई, कब हुई? तो इसमें संपूर्ण भारत में जनगणना किया। 20% भारत के इसमें कोई डाटा नहीं है जो छूट गया था। यह भारत की जनगणना की पहली शुरुआत था। ऐसा क्यों कराया? आखिर सोचिए, अंग्रेजों ने ऐसा कराने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि 1857 ईस्वी की जब लड़ाई हुई तो वह एक डाटा जुटाना चाहता था कि किस जाति में कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत से जाति के लोग थे अंग्रेजों को क्या किए, सपोर्ट किए थे 1857 ईस्वी की लड़ाई में, बहुत से उसका विरोध किया। ठीक है, तो जो जो उसका विरोध किया था उस सबको लड़ाकू जाति नहीं माना, तो क्या किया, बहुत से जो जाति सहायता किया था उसको लड़ाकू जाति घोषित कर दिया और उसको भर्ती करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसका अपना जो था वो फायदा दिखता था इसमें, इसीलिए वह शुरुआत करना शुरू किया। और उसी का देन है कि भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत उसने करवाया। और इसकी शुरुआत जो हुई वह हुई कब? 1881 ईस्वी में। आइए देखते हैं कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। और उसमें क्या किया गया कि उसमें कॉलम दिया गया एक कि वह कोई व्यक्ति है तो उसका जाति उसमें लिखा जाएगा कि कोई किस जाति का है, ये लिखा जाएगा। लेकिन उन्होंने उसमें अपना जो डाटा जारी किया था, बताया था, उसका मंशा ये था कि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सके। क्या कर सके? किसी भी जाति का सामाजिक आर्थिक रूप से तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सके। लेकिन वो बताया था, लेकिन उसके पीछे मंशा कुछ और थी। और वो मंशा क्या था कि सब जाति, कौन जाति जो उसको सपोर्ट किया है उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ये सब किया गया था। लेकिन उसने बताया कि सामाजिक आर्थिक तुलनात्मक रूप से करना था। अब देखिए, कहता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक प्रत्येक कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। प्रत्येक कितना वर्ष पर? 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। और 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद रियासत था वो, और राजपुताना, ये सारे क्षेत्र की जो है उसका डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया था, उसको नहीं जोड़ पाया था। ये जान लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या है। जब 1881 ईस्वी की जनगणना हुई तो उस जनगणना में जो था वो क्या था जी? एक फॉर्मेट रखा गया था जो उसमें कॉलम था क्या, कि कोई व्यक्ति जाति से संबंधित, यानी कि कोई व्यक्ति किस जाति से है, ये रखा गया था। तब से लेकर
और 1931 ईस्वी तक यह फॉर्मेट चलता रहा। और क्या हुआ, जो जाति आधारित जनगणना जो हुई उसका वह प्रकाशन भी करते रहा। और उसके बाद कहता है कि 1931 ईस्वी तक प्रत्येक जनगणना में जातियों का लेखा जोखा होता रहा, यानी कि कौन जाति की संख्या कितना है यह होते रहा। आप समझिए कि जाति आधारित जनगणना की बीज वहीं से है, आ रहा है। कब से, जब से भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के काल में। कब से, 1881 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि 1881 ईस्वी में जब जाति आधारित जनगणना होती है उसके बाद क्या होता है, तब अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसको देखिए, आगे है कि 1941 ईस्वी की जनगणना में भी आरंभ में सरकार की मंशा वैसे ही थी। क्या मंशा था, कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन सरकार में कुछ बदलाव आ गया और क्या हुआ कि वह कुछ कारणों से इस प्रारूप को बदल दिया। कहा कि अब जाति आधारित जनगणना जो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों बदल दिया, अब जब समझते हैं कि जब जाति आधारित जनगणना करने का फॉर्मेट बदल दिया, कब, 1941 ईस्वी में। आप समझिए, तो ये उस समय सभी जाति का ब्यौरा लिखा जाता था और वह प्रकाशन भी करता था। तो फिर क्या किया उसमें, जो बदल दिया। अब क्या हुआ कि सभी जाति को नहीं, अब वह सोचा क्या कि अनुसूचित जाति, ठीक, और अनुसूचित जनजाति जिसको एससी और एसटी कहते हैं, उसको वह क्या किया, उसमें शामिल कर लिया और बाकी बात सभी को क्या किया, वह अलग कर दिया। अब उसका कहा प्रकाशन नहीं होगा। और यह किस में किया गया, तो ये किया गया था जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम 1940 में। किसमें किया, 1940 में ये किया। जनगणना अधिनियम 1940 के तहत जो जनगणना होने वाला था 1941 ईस्वी में, उसमें किया, वह जाति आधारित जनगणना को बंद कर दिया। और उसके बाद क्या किया, एससी एसटी का रिकॉर्ड, माने एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उसने उसमें शामिल किया। अब आइए देखते हैं क्या है आगे। आगे हम पढ़ते हैं कि 1951 ईस्वी की जनगणना। अब 1951 ईस्वी की जनगणना में हम क्या पढ़ेंगे कि यह आजाद भारत की पहली जनगणना थी। पहला क्या था, ये देखिए, फर्स्ट तो यह कि आजाद भारत, आजाद भारत की पहली जनगणना थी। पहली अब आइए, यह आजाद भारत की पहली जो जनगणना थी, इसमें क्या किया गया कि उसमें ये सरकार का जो मंशा था वह क्या किया कि जाति को गणना करने का नहीं था। उन्हें ऐसा उसकी मंशा थी सरकार की कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, क्योंकि वह उसी के तर्ज पर, किस पर, वह तो सोचता था सरकार जो एसटी और एससी इस दोनों को भी इसमें नहीं शामिल किया जाए। लेकिन क्या हुआ, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वह सरकार ने 1951 ईस्वी की जो जनगणना हुई उसमें उसको शामिल किया। शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि उस समय, उससे पहले जब जनगणना हुआ उससे पहले संसद में क्या कहते हैं, जो एससी और एसटी इसके जो प्रतिनिधि थे उसको आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया। तो जब आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है तो स्वाभाविक है कि उस जनगणना में उसको शामिल करना उसका जो था मजबूरी हो गया सरकार का। और तब सरकार ने क्या किया, एसटी और एससी का उस समय से प्रकाशन करते रहा और आज तक कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि धर्म के आधार पर भी, धार्मिक भी प्रकाशन होता है, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। अब देखिए, जाति आधारित जनगणना की मांग हर हमेशा
हर समय होते रहा है और इसके पीछे कई तर्क दिए गए हैं जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज रहा कि जो पार्टियां रही, दल रहे, राजनीतिक दल, वह जाति आधारित जनगणना की मांग करने लगे। बहुत से लोगों ने कुछ अलग तर्क दिया, तो इससे कुछ हानियां भी है और कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है, हानियां क्या है, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है इसको देखिए। अब है कि जनगणना की असली विवाद यही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जिसको ओबीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओबीसी, इसमें की पहचान के लिए जनगणना की फॉर्मेट बदला जाए या नहीं, यह मुख्य कारण है। और अभी देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कुछ दिन पहले कि बिहार में नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनके द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया, फुल बहुमत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि अब बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाकायदे 500 करोड़ की आर्थिक बजट का प्रावधान भी किया गया है। अब जाति आधारित जनगणना होगा। अब देखिए जाति आधारित जनगणना की बहस, तो ये तो बिहार की बात है, लेकिन आइए अब आगे कि ये बहस हुआ, लेकिन इसके पीछे इसका जो कुछ इतिहास है वह कहां से है ये जानिए। तो जाति आधारित जनगणना से सरकार आखिर डरती क्यों है, पहला है कि यह सरकार क्यों डर रही है ये जानिए। सबसे पहले कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो क्या होगा, समाज जातिवाद के भंवर में उलझ जाएगा। जातिवाद के भंवर में क्या होगा, उलझ जाएगा समाज। कैसे उलझेगा, मान लीजिए कि हर समय जिस चीज से भारतीय समाज निकलना चाहता है सदियों से, जाति आधारित जो भेदभाव है, छुआछूत है, वो बढ़ रहा है। और धीरे धीरे क्या है, जब समाज में विकास हुआ है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उनको ये बुरा भी लगता है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो वहां पर क्या होते हैं, वो एक खोटा डंडा गाड़ देते हैं। तो इनसे क्या है कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो समाज जो है सो जातिवाद में और जकड़ जाएगा। जातिवाद का जो परेशानी है समाज में बढ़ता चला जाएगा और गहरा हो जाएगा। उसके बाद है कि नेताओं को राजनीतिक भविष्य की डर है। अब क्या डर है, नेताओं की राजनीतिक भविष्य की डर, ये जान लीजिए कि मान लीजिए अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है, ठीक है, तो जो नेता, मान लीजिए अगर जिस कास्ट की वो राजनीति करते हैं और उनकी एग्जैक्ट अगर जाति की संख्या पता चल जाएगा और दूसरे जाति की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है उनकी राजनीतिक भविष्य जो है सो समाप्त हो जाएगी। ये भी उनका डर है। अब आइए देखते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये तो उसकी परेशानी है राजनीतिक और समस्या दोनों। उसके बाद क्या है, अब आइए देखते हैं कि कहता है लेकिन तमिलनाडु राज्य की जनता, तमिलनाडु राज्य की जनता जो है यह बार बार मांग करती रही है कि जातिवार, देखिए जहां भी आप समझिए कि जिस समाज में अगर समानता लाना है, अगर वह जाति, उसके बाद क्या कहते हैं बटा हुआ है, जाति कई वर्गों में बटे हैं, तो समाज के जो वंचित वर्ग हैं जब तक उनकी एग्जैक्ट स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनको क्या फायदा मिला है, अगर ये मालूम नहीं होगा तो क्या होगा, समाज में जो सामाजिक न्याय है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या कहते हैं तमिलनाडु की जनता ने इसकी मांग की और मांग करने के क्रम में क्या हुआ, जो इसकी मांग करती रही, तो 2008 की बात बताते हैं आपको। क्या हुआ, 2008 में तमिलनाडु यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी किया। क्या किया टिप्पणी, उसने कहा कि जातिवार जनगणना जो है वह होना चाहिए, जातिवार जनगणना होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि संभवतः अगर मान लीजिए कि ओबीसी है तो उनको 1931 ईस्वी की आधारित जो जनगणना है उसके आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया या और भी चीज किया गया है, तो उस पर जो जाति को कम लाभ मिला है, जो दबे हैं, अभी भी उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं हुई है, तो उनको क्या किया जाएगा और उनको नीतिगत
यानी कि सरकार नीति बनाएगी, उनको सहायता दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा, यानी उनको बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए तमाम सरकार प्रयास करेगी। फिर ऐसा हुआ तो तब तक यह 2 साल चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 2010 में पुनः इस बात को मद्रास हाई कोर्ट ने फिर रिपीट किया, और यह बात तब रिपीट किया जब 2010 में, यानी कि समझिए 2010 ये काफी महत्वपूर्ण ईयर है कि 2010 की हम बात उस समय की कर रहे हैं कि जब संसद में बजट सत्र चल रहा था, ठीक है। और अगले साल 2011 में जनगणना होने वाली है, ठीक है, जनगणना होने वाली है 2011 में, और उसका क्रिया जो क्या रूपरेखा होगा वो तय होना है उसी बजट में, उसी बजट सत्र में। तो क्या हुआ, उसी समय उसी बजट सत्र जब चल रहा था तब क्या कहते हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने पुनः उस युक्ति को दोहराया, और वह दोहराया तो बजट सत्र में उस समय क्या कहते हैं, यूपीए की सरकार थी, यानी कि प्रगति कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनी हुई थी, और उस समय जितने भी यानी कि ओबीसी की जिनकी राजनीति टिकी हुई है, आप जैसे कह सकते हैं राजद है, सपा है, जनता दल यूनाइटेड है, यानी बहुत से पार्टी हैं जिनकी राजनीतिक ओबीसी पर टिकी हुई है, यानी कि उनको आप कह सकते हैं मंडल पार्टी। मंडल पार्टी कहने का मतलब क्या है, मंडल पार्टी कहने का मतलब है कि मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन किस लिए लड़ी, ओबीसी का आरक्षण दिलाने के लिए, जिसके आधार पर अभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो वो है। तो उसी पार्टी के जितने भी सदस्य थे वो सरकार पर दबाव बनाने लगे कि नहीं, जाति आधारित जनगणना होना ही चाहिए, तो जाति आधारित जनगणना होना ही चाहिए, संसद चलने नहीं दे रहे थे। तब अंत में क्या हुआ कि सरकार जो है वह क्या किया कि जनगणना में अपना कुछ, प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं मनमोहन सिंह थे, और उस समय वित्त मंत्री थे अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति जो नहीं रहे, प्रणब मुखर्जी, वो वित्त मंत्री थे, उनके एक अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया। तो कमेटी का गठन कर दिया गया और उनसे कहा गया कि इस पर कुछ अपना कमेटी बनाए। तो उस कमेटी के माध्यम से क्या किए, उन्होंने सभी दल को पत्र लिखा, और पत्र लिखकर और मांग किए कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो 2001 की जनगणना को तुरंत पहले भी जाति आधारित लेखा जोखा के पक्ष में मांग उठी थी, यानी 2001 में भी मांग उठा था कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने क्या किया, इसको मानने से इनकार कर दिया और ये नहीं हो पाया। अब आइए आगे देखते हैं कि ये क्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको हम ये कहानी बताए कि उनके समय भी मांग उठा। अब 2011 की बात है, प्रणब दा की बात आई, मद्रास हाई कोर्ट 2008 की टिप्पणी किया, आपको ये भी बताए कि 2010 में, और बजट सत्र की बात भी चली। अब देखिए क्या हुआ, तो 7 जुलाई 2010 और प्रणब मुखर्जी जी, ठीक, ये उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी। उसके बाद राष्ट्रपति बने अभी रामनाथ कोविंद जी से पहले। तो उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार ने, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करती है, और गठन करने के बाद क्या कहती है, ये इनके माध्यम से कहा गया कि ये कमेटी सभी दल को अपनी अपनी राय मांगे थे कि क्या जाति वार जनगणना होना चाहिए, ठीक, पहला प्रश्न किए। अब उसका सभी पार्टी के 2 आंसर देना था, या तो हाँ में या तो ना में, ठीक है। अगर हाँ में देना था तो उसके लिए भी 2 कंडीशन था। क्या कंडीशन था, पहला 2 कंडीशन ये था कि अगर देना है
जाति आधारित जनगणना होना चाहिए तो क्या 2011 की जनगणना होगा उसमें उसको शामिल करना चाहिए। अब देखिए आगे, या उसको नहीं शामिल करना चाहिए तो क्या है ये देखते हैं। कहता है कि अगर दल जातिवार जनगणना के पक्ष में है तो उसे निम्नलिखित दो विकल्प में से कोई एक चुनने के लिए कहा गया था। कि दो विकल्पों में से एक चुनने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था? क्या जातियों की जनगणना को 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जाति आधारित जो जनगणना होगा क्या उसको 10 वर्षीय जनगणना में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि या फिर जातिवार जनगणना के इस प्रकार की जानी चाहिए कि 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम के व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। अर्थात देखिए सरकार इसमें भी बचना चाह रही है, सभी दल से राय भी मांगती है और कहती है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि उसको 10 वर्षीय जनगणना में शामिल कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या तय होता है। तो सभी दल जो है सो क्या राय भेजते हैं। राय भेजते हैं क्या, ये समझ लीजिए कि जो ओबीसी जिनकी राजनीतिक ओबीसी वर्ग पर टिपकी हुई है, आपको हम बताए कि उसमें बहुत से पार्टियां हैं। अगर बिहार में लेंगे तो राजद, उसके बाद क्या कहते हैं जो जदयू है, यूपी में सपा है। तो यह बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, और ये क्षत्रिय पार्टी है और साथ ही साथ यह बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व करती है, ओबीसी के लिए लड़ती है, उसकी मांग को रखती है। तो उस सब पार्टियों ने क्या कहा, कहा कि ठीक है कि इसका अपना राय क्या है, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ व्यक्ति को ये जाके पूछे जनगणना कर्मी कि आप ओबीसी में है। ओबीसी नहीं पूछे, उसका जो जाति है, रियल जाति क्या है, वो जाके पूछे। अगर मान लीजिए कि जाति में पूछना है तो बहुत से जाति हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, बहुत से जाति हैं, लोहार हैं, बढ़ई जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जो अन्य जाति में जाएंगे तो पासवान है। तो ये सब अलग अलग सब जाति बाज उसमें लिखने के लिए कहा। कौन पार्टियों ने? जिसकी ओबीसी पर राजनीतिक टिकी हुई है उन पार्टियों ने। ठीक है, कहा कि सिर्फ ओबीसी नहीं पूछना है, किस जाति में है खास करके वो पूछना है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे तर्क ये है कि सबसे पहले अगर ये प्रकाशन हो जाएगा कि फलना किस जाति का, जैसे मान लीजिए यादव जाति की संख्या इतना है, कुशवाहा जाति की संख्या इतना है, कुर्मी जाति की संख्या इतना है, लोहार की इतना है, पासवान की इतना है, भूमियार की इतना है, तो क्या होगा कि उसको जाति आधारित राजनीतिक जो है समीकरण तय करने में क्या होगा, आसानी होगा। ये लोग इसीलिए कह रहे थे। लेकिन कुछ पार्टियों ने क्या कहा, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सभी अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, पार्टियां भी। आगे क्या देती है राय, ये है कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है सीपीआईएम, वो कहती है, उसकी राय है कि जाति ना पूछकर, यानी जाति नहीं पूछिए, क्या पूछना है कि सिर्फ ओबीसी वर्ग में शामिल है या नहीं ऐसा पूछा जाए। यानी कि जस्ट वह उसका उल्टा पूछ रहा है। कौन? सीपीआईएम क्या कहती है, कहता है कि उसका जाति नहीं पूछा जाए, उसका जाति नहीं पूछा जाए। क्या पूछा जाए कि सिर्फ ये पूछा जाए कि ये ओबीसी वर्ग में आते हैं कि नहीं। अगर ये सोच रहे थे कि ऐसा हो कि अगर सिर्फ यह ओबीसी वर्ग में रहे तो क्या होगा, ये एक वर्ग को लेकर राजनीति करेंगे। अगर जाति पर करेंगे तो इनकी क्या होगा, ये उसका ध्रुवीकरण हो जाएगा, जाति आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाएगा और इनका पतन हो जाएगा। इन्होंने अपना सुझाव ये दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या चीज है, इसको समझते हैं। ये देखिए, इसको समझने की प्रयास करते हैं कि बीजेपी में
ओबीसी के नेता श्री गोपीनाथ मुंडे जी थे, ठीक है, ओबीसी से आते थे मुंडे जी। तो बीजेपी सरकार में ये प्रबल समर्थक थे किस चीज का, जाति आधारित जनगणना का, जातिवार जनगणना का ये समर्थक थे। लेकिन अब बीजेपी में बहुत से सवर्ण जाति के नेता भी थे, वो सोचते थे कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर सही मालूम हो सकता जाएगा कि उनकी क्या स्थिति है, कि अगर हो सकता है उनकी कम है, तो क्या होगा, ये जाति आधारित जनगणना उनके लिए उल्टा सिद्ध हो जाएगा, उनकी लेने के देने पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, उनकी राजनीतिक स्थितियां खराब हो सकती है और क्या होगा, ओबीसी का वर्चस्व आ जाएगा, इसीलिए वो बचना चाहता था। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जातिवार जनगणना के लिए कथित तौर पर कह रहे हैं, यह कोई सुझाव नहीं दिए, यह कथित तौर पर बात है कि ऐसा इनका मानना था। इनका मानना अच्छा ही था, क्या था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातिवार जनगणना के विरोध में था। विरोध में इसीलिए था कि मान लीजिए कि एक तो हिंदू समाज में कई जातियां हैं, और जब जातिवार होगा तो उसमें बहुत से ऐसे होंगे कि उनका हर चीज उसको प्रकाशित करना पड़ेगा सरकार से, तो क्या होगा कि समाज विखंडित हो सकता था, इसीलिए यह कहे कि नहीं, इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन बीजेपी फिर ये भी सोचती थी कि अगर हम क्या करेंगे, जाति आधारित जनगणना के लिए नहीं हाँ करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि ओबीसी वर्ग मुझसे नाराज हो जाए, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो है सो नाराज हो जाएगा और फिर भी उसकी राजनीतिक हानि होने की संभावना थी। तो इसीलिए मोटे तौर पर ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी भी क्या हुआ, शुरुआत में पहले तो वो उसकी राय थी कि जाति आधारित जनगणना ना हो, लेकिन क्या हुआ कि यह भी अंत में कह दिया कि ठीक है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, जब बीजेपी भी तैयार हो गई, अन्य पार्टियों का राय भी आप देख लिए, तो उस समय सरकार में कौन पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल थे, ठीक है। तो उसमें अब देखते हैं कि अब यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस क्या स्टंट लेती है, उसमें ये देखते हैं कि कांग्रेस का क्या राय है। अब आइए देखते हैं कि कांग्रेस की राय क्या है। कहता है कि कांग्रेस के भीतर भी जातिवार जनगणना को लेकर अंतर विरोध था। इस विरोध के पक्ष में तत्कालीन गृह मंत्री, यानी उस समय जो गृह मंत्री थे, क्योंकि जनगणना जो होता है भारत में वो गृह मंत्री यानी कि गृह मंत्रालय के ही अधीन होता है, और उस समय इसके विरोध में थे। कौन विरोध में थे, तो गृह मंत्री थे विरोध में। गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी थे, ठीक है, जिनको जनगणना का कार्य संभालना था। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति यानी कि पूरे भारत की बहुत बड़ी आबादी चाहती है कि क्या हो, जातिवार जनगणना हो, उसके पक्ष में है, लेकिन क्या है कि वो नहीं था, तो जातिवार जनगणना को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई और क्या बताया कि कहा ऐसा ऐसा परेशानी समाज में हो सकता है, कैसे होगा, ये देखिए क्या उन्होंने बताया। अब आइए देखते हैं कि उनके द्वारा क्या पक्ष रखा गया। कहता है कि जनगणना कराने वाले कर्मचारियों के पास समाज शास्त्र की समझ को कम होना, यानी ये क्यों है, ये समझते हैं। ये समझने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति जनगणना करने के लिए जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री तो जाएंगे नहीं, तो कर्मचारी ही जाएगा, तो कर्मचारी जाएगा तो उसको समाज शास्त्र का नॉलेज नहीं होगा, तो वो कैसे जातिवार उनकी क्या क्या कुछ ऐसी भी बात होगा जो लिखने में परेशानी होगा, तो क्या होगा, कुछ संवेदनशील बात होगा जिससे हो सकता है कि वहां दंगा भी भड़क सकता है, क्योंकि जातियों में बहुत संवेदनशील बात होती है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि उसमें नहीं है, और इतना जल्दी प्रशिक्षण देना भी क्या है, संभव नहीं है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद बताया कि जातिवार जनगणना, क्या बता रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराना कम समय में आसान नहीं होगा, यानी कि वो बताए कि समय भी कम है, और इतना कम समय में इतनी भारत में इतनी बड़ी जो आबादी है उसमें कई जातियां हैं, आपको बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा। जाति ही नहीं,
सब जाति, जातियों में कई जातियां हैं जो उपवर्ग में बटे हुए हैं, उनका टोटल संख्या लगभग 46 लाख के आसपास है। कितना है? 46 लाख के आसपास। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी जाति है, कि जातियों के जाति यानी कि एक जातियां कई उपजातियों में बटे हुए हैं, इसको कराना क्या आसान नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया कि जनता में संदेह होगा, होना, जनता में क्या संदेह होगा जी? अब मान लीजिए जनता में ये संदेह हो जाएगा कि जाति आधारित अगर जनगणना करेगा, तो मान लीजिए जनता में संदेह उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा कि मान लीजिए उसकी जो संख्या है बहुत ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, वह उसी अनुसार अपनी मांग को उठाएगा। मांग को उठाएगा तो हो सकता है कि समाज में जब उनकी आरक्षण व्यवस्था में मांग करेंगे ज्यादा, संसद में प्रतिनिधित्व की ज्यादा मांग करेंगे, तो क्या होगा, समाज में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं बहुत बृहद मात्रा में। तो ये भी इन्होंने समस्या बताए। उसके बाद क्या है कि ओबीसी, ओबीसी के अंतर्गत सभी राज्यों में अलग अलग कास्ट का होना। अब देखिए क्या है कि हर राज्य में ओबीसी के अलग अलग कास्ट हैं, ठीक है। तो अलग अलग जब कास्ट है तो क्या होगा कि सभी जगह, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, तो इस दोनों में अलग अलग होता है कि कुछ राज्य में क्या होते हैं कि बिहार जैसे है, तो बिहार में क्या होगा कि जो जाति है ओबीसी में, वहां पश्चिम बंगाल में एससी भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है जी, परेशानियां हैं। ये क्या है जी, परेशानियां हैं। तो इसको हमको जो है ये बताए कि ये सभी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं आगे, हल्ला हो रहा है। अब क्या परेशानी है ये हम समझने की प्रयास करते हैं। आगे आगे क्या है इसको देखते हैं। आगे है कि जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, उन्हें किस वर्ग में रखा जाए, यह भी एक जटिल प्रश्न था। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति अगर बिहार से हैं, बिहार में ओबीसी में है, किसी अन्य राज्य में चले गए हैं, वहां उसको किस वर्ग में रखा जाए, ये भी एक बहुत क्या है, जटिल समस्या है। अब आइए आगे, आगे था कि कई लोग ऐसे हैं, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके माता पिता अलग अलग जाति से हैं। ऐसा भी है भारतीय समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी संख्या कम है लेकिन फिर भी ऐसा है कि उनके माता पिता अलग अलग जातियों से हैं, तो उन्हें किस वर्ग में रखा जाए, यह भी तय करना कठिन था। किसमें? उसमें तो उन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे समस्या बताए हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा समस्या बताया तो फिर क्या है, कहते हैं कि बहुत से लोग ने इस्लाम और ईसाई धर्म को अपना लिया। अब सही बात है कि बहुत से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या और भी समाज के लोगों ने ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया, और उनको हर एक राज्य अलग अलग स्टेटस दिया है। तो स्टेटस दिया है जब, तो उनको किस वर्ग में शामिल किया जाए, किस जाति में शामिल किया जाए, ये भी एक कठिन काम है, ये भी एक क्या है, समस्या है। इन्होंने इतना समस्या गिनाया। अब आइए देखते हैं आगे, जब इतना समस्या गिनाया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत से गहन विचार के बाद 2011 की जनगणना कराने की बात आई, और तब यह गृह मंत्रालय के कराना था। लेकिन क्या किया गया, यह कार्य जो था गृह मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया। किसको दिया? ग्रामीण विकास मंत्रालय को। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 से दिसंबर 2011 के बीच कार्य कराने का प्रयास किया, और वह क्या किया, पूरा किया गया। जिसमें क्या हुआ, यह सामाजिक आर्थिक एवं जातिवार जनगणना 2011 नाम दिया गया। क्या दिया गया? सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना 2011 इसका नाम दिया गया। और इसमें कुछ विशेष
जो क्या गया उसके बारे में हम आगे देखते हैं। आइए अब क्या है, तो क्या किया गया उस जनगणना करने के लिए, बहुत से, लगभग समझिए पूरा भारत को 24 लाख प्रखंडों में बांट दिया। और 24 लाख प्रखंड किस आधार पर बांटा गया? जनसंख्या कराने की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। और उसमें बांटकर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो प्रशिक्षण देने के बाद सभी लोगों को काम पे लगाया गया। उसमें उनको निर्देश दिया गया, उनके लिए ये जो व्यवस्था किया गया, उनको डिजिटली रूप से टैबलेट दिया गया। साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना करने वाले व्यक्ति को उसके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया गया। अब क्या किया गया कि जाति आधारित जनगणना आर्थिक सामाजिक ये दोनों साथ साथ समांतर क्रम में चले, ऐसा व्यवस्था किया गया। एक तो जाति जनगणना भी होगा और दूसरा होगा सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना भी। तो उसमें ऐसा भी एक कॉलम जोड़ा गया था कि जिसमें जाति उसका कोई नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना जाति बताना नहीं चाहते हैं, जो जाति से मतलब ही नहीं रखते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया था। उसके बाद सही हो, क्या सही में हो रहा है कि नहीं, इसके लिए मान लीजिए कि समाज के व्यक्तियों को अलग अलग, मतलब अगर ग्राम पंचायत के व्यक्ति हैं तो उनको भी उसमें शामिल किया गया ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। उसके बाद सारे ब्यौरा समाज परिवार के व्यक्ति को देना था। उसके बाद वो जो जनगणना कर्मी थे उनको देता, डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको लिखता, उसके बाद उसका रसीद निकाल कर उसको देता। फिर उस घर का, अगर जिस घर का जनगणना हो चुका है उस घर में एक स्टिकर चिपका दिया जाता था ताकि यहाँ हो चुका है। उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति रह गई तो सरकार इसके लिए एक वेबसाइट जारी किया, उस पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकता था कि छूट गया है। इस तरह का अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये भी था कि वह गलत तरह से जानकारी देकर और ये भी सोच रहा था कि हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसके लिए क्या किया गया कि उस गांव के अगल बगल में व्यक्तियों से जानकारी लेने का अधिकार था। किसको? जनगणना कर्मी का। ये नहीं था कि जो चीज हम ब्यौरा परिवार के व्यक्ति बता रहे हैं उसका वो प्रमाण नहीं मांग सकता था, लेकिन यह जांच करने का प्राधिकारी था, जनप्रतिनिधि से जांच करने का प्राधिकारी था। तो वो पंचायत लेवल के जितने भी थे ग्राम पंचायत के सदस्य उनसे ये सारे दिया गया। तो एक शानदार तरीके से जनगणना तो हुई और उसका क्या हुआ, प्रकाशन भी सरकार ने कुछ किया, धर्म आधार पर किया, लेकिन जाति आधार पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब आइए कि आखिर करता तो क्या परेशानी होता और क्या इसके फायदा होंगे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और अब देखिए कहता है कि जातिवार जनगणना की क्या समस्याएं हैं, यानी कि जातिवार जो जनगणना होगा उसकी समस्या क्या क्या होगा, इसको देखिए। तो कहता है कि जातीय राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जाति, अगर ओबीसी की जाति की संख्या बढ़ जाएगा, सवर्ण जाति की संख्या मालूम हो जाएगा, चाहे किसी भी जाति है उसका अगर जनगणना प्रकाशित हुई रिपोर्ट और मालूम हो जाएगा, क्या होगा, सभी लोग अपने अपने जाति को लेकर क्या करेंगे, आंदोलन करने लगेंगे। तो मान लीजिए ओबीसी एक बहुत बड़ा समाज है ना, उसमें हजारों जातियां हैं। तो जब हजारों जातियां हैं तो सभी जाति अपनी अपनी मांग को रखेगा, तो क्या होगा, हो सकता है सामाजिक तनाव भी बढ़ जाएगा, आंदोलन लोग करने लगेंगे, तो बहुत से समस्याएं पैदा हो सकती है। उसके बाद है कि अगर ओबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो केंद्र में और राज्य सरकार पर दबाव होगा कि ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए। अब सही बात है कि अगर वह प्रकाशन होगा और ओबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो ओबीसी समाज क्या चाहेगा, चाहेगा कि हमारा केंद्र में हर एक जगह क्या हो कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, और होना भी चाहिए कि सामाजिक न्याय की अगर बात होगी तब ये करना ही पड़ेगा सरकार को। तो ऐसा है कि सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें परेशानी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में देखते हैं कि धर्म के आधार पर जो रिपोर्ट है वह प्रकाशित होती है तो ज्यादा समस्या नहीं होती है, तो जाति आधारित भी समस्या नहीं हो सकता।
हाँ कुछ मुद्दे पर हो सकते हैं जो संवेदनशील है, तो उस चीज को वह गुप्त रख सकता है, सरकार गोपनीय रख सकती है, ऐसा कर सकती है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि बहुसंख्यक जातियों का दबाव। अब मान लीजिए कि अगर एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि कुछ जाति बहुसंख्यक जाति है, तो वह क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक जाति हुआ उस पर वह दबाव बनाएगा, उसका शोषण करेगा, ये भी समस्या आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, बहुसंख्यक जाति क्या होगा, यह राजनीतिक दबाव बनाएगी, उसका जो क्या है सामाजिक भौतिक संसाधन है उसका वो सरकार पर दबाव बनाकर ज्यादा वो उपयोग करेगा, ये भी समस्या हो सकता है। अल्पसंख्यक को ज्यादा नहीं देना चाहेगा, ये भी समस्या हो सकता है। एक दूसरे से क्या होगा, इससे उन दोनों में दूरियां बढ़ेगी, सामाजिक विभेदीकरण होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता जो है उस पर भी क्या होगा जी, वह कमजोर करेगा उसको, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को। अब आइए देखते हैं, कहता है कि कम जनसंख्या वाले अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देंगे। अब क्या होगा, स्वाभाविक है कि जो कम जनसंख्या है, क्योंकि वह सोचेगा कि हम भी क्या करें, जनसंख्या को तेज करें, क्योंकि आज के समाज में देखते हैं कि जाति आधारित जो अगर बहुसंख्यक है तो वो छोटे को दबाएंगे, तो वो भी सोचेगा कि हम जनसंख्या बढ़ाएं ताकि उनकी बराबरी करें। अब ज्यों ही उनके मन में ये बात आएगा कि हम जनसंख्या को बढ़ाएं, तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। उसके बाद कहते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी समस्या वो फेल हो सकता है, ये सारी समस्या पैदा हो सकती है। और आइए देखते हैं क्या है, कहता है कि बहुसंख्यक जाति वाले जनसंख्या का सरकार पर राजनीतिक दबाव होगा। राजनीतिक दबाव होगा कि चाहेगा वो अपने हित में कई नियम बनवाएंगे। अभी भी देखते हैं कि सरकार के एक तरह के दबाव समूह होता है, वो दबाव समूह क्या करता है, सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में क्या करती है, सरकार से कानून बनवाती है, निर्णय लेती है, वह राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, भौतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग करना चाहती है। तो ये सब एक प्रवृत्ति है, ह्यूमन प्रवृत्ति है, ऐसा हो सकता है। अब आइए कहता है कि सामाजिक तनाव में वृद्धि होगा। स्वाभाविक है कि जब होगा तो इन सारे समस्या के जड़ में सामाजिक तनाव को भी जन्म देगा, जो क्या होगा, बहुत ही खतरनाक स्थिति में जा सकता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है, इसको देखिए। अब है, अब क्या है, जातिवार जनगणना के क्या फायदे हैं। हमने तो नुकसान पढ़ा, अब फायदा भी हो सकता है जी। तो फायदा क्या क्या होगा इसको देखिए, कि जातिवार जनगणना के क्या क्या फायदे हैं, इसको हम देखेंगे तो क्या क्या फायदे हैं। कहता है कि वंचित वर्गों को सही सामाजिक न्याय दिलाना, यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि 1931 ईस्वी की जनगणना के आधार पर या उस समय जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, अभी जो उस समय मान लीजिए जो अच्छा स्थिति में था, अभी बहुत बुरा स्थिति में पहुंच गया, ऐसा भी हुआ है कि लोगों का पतन भी होता है, उत्थान पतन दोनों होता है। तो बहुत ऐसे भी हैं जो वंचित रह गए हैं, या फिर जिनका सामाजिक स्थिति में गिरावट हुआ है, उनकी स्थिति नीचे गई है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, सरकार उनके लिए नियम बनाती है, कुछ उनके लिए विशेष सुविधा देगा, आरक्षण देगा, तो फिर क्या होगा, उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। उसके बाद है लोकतंत्र के आदर्श का होना। अब लोकतंत्र का आदर्श का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है सबका शासन, सभी के लिए न्याय, सभी के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, इसका मतलब तब ना है लोकतंत्र। ये नहीं है कि लोकतंत्र की एक ही व्यक्ति तानाशाह की तरह शासन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में हर वह जो सबसे निचले यानी कि सबसे आखिरी पौदान पर खड़े व्यक्ति हैं उसको न्याय मिलेगा, तो इसका मतलब है लोकतंत्र। तो ये क्या होगा, लोकतंत्र का आदर्श कायम होगा, यानी कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जो व्यक्ति समाज में उनकी स्थिति सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको जब न्याय मिलेगा, क्या होगा, लोकतंत्र का जो आदर्श है वो स्थापित होगा समाज में, और देश क्या होगा, अच्छा होगा। जब आप समझ सकते हैं इसको, कि जब आपके घर के बगल में आप बहुत अमीर हैं
और 3-4 व्यक्ति बहुत गरीब हैं तो वह समाज जो है स्वस्थ समाज नहीं है, वह क्या है, अस्वस्थ समाज का निशानी है। और जब समाज अस्वस्थ होगा तो देश भी अस्वस्थ होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि देश में क्या होगा, एकता अखंडता कायम नहीं हो पाएगी। अब आइए आगे क्या है इसको देखते हैं। कहते हैं आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था पर क्या होगा इसको देखिए। आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था यानी कि आरक्षण जिस वर्ग को दिया गया है उस वर्ग में भी, जैसे मान लीजिए ओबीसी का आरक्षण मिला या एसटी एससी को आरक्षण मिला, तो उसमें बहुत से जाति हैं, उसमें बहुत से जब जाति हैं तो आरक्षण मिला है तो बहुत जाति ऐसा भी है जो नहीं उठा है। जैसे अगर आदिवासी समाज में कहेंगे एसटी में, शेड्यूल ट्राइब्स में, तो उसमें क्या है कि बहुत से जाति जनजातियों ने उसका फायदा लिया है लेकिन बहुत तक पहुंच तक नहीं पाया है। तो उनको क्या होगा जी, इसमें न्याय मिलेगा। उस आरक्षण व्यवस्था में उनके लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ओबीसी समाज में कई जाति हैं, ए बी सी, ए और बी दोनों इसका लाभ लेकर आगे बढ़ा है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन क्या होगा कि अगर सी है वो तो दबे रह गए ना, तो उसको क्या होगा, उसके लिए इस दोनों की व्यवस्था कम करके उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा। तो इसको हम कहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था करना। उसके बाद और क्या होगा, जब ये आएगा तो लोगों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी करना में जरूर अच्छा होगा कि सरकार तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेगी कि ये जाति जो है यहाँ रह गई, अगर इस जाति का विकास इतना तक हुआ है तो इस जाति का विकास इतना तक हुआ है, अर्थात दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेगी और इसके फेवर में क्या होगा, जो नीचे रह गया है उसको आगे ले जाने के लिए सरकार अलग से योजना बनाएगी, उसको सुविधा देगी ताकि यह जो पीछे रह गया है वो भी उसके बराबर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद है कि क्रीमी लेयर तय करने में आसानी होगा। अब क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, मलाईदार परत है तो ओबीसी में भी मलाईदार परत होता है, यानी कि मलाईदार परत करने का मतलब है अभी सरकार ने जिनकी सालाना इनकम 8 लाख तक कर दिया है, जिनके माता पिता कर्नल हो, सर मन सेना में बड़े बड़े अधिकारी हो, या फिर क्या कहते हैं जो ए बी ग्रेड सर्विस में हो, तो उनके लिए क्या है कि वो सबको मलाईदार परत में रखा जाता है। आप समझ लीजिए कि जिनकी ओबीसी में सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर में रखा गया, तो क्रीमी लेयर तय करने में आसानी होगा कि जो क्रीमी लेयर में है उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ ना देकर, या जिसमें भी, तो उसको क्या होगा कि जो बचे हैं जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, इसमें उसका लाभ देकर और क्या किया जाए, भारतीय समाज को सही बनाया जाए। ये इसके कुछ फायदे हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर अंत में इसका क्या है, हम किस कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं। देखिए कि जाति आधारित अगर जातिवार जनगणना होता है तो इसको सुनकर हम लोग को आग बबूला नहीं होना है और ना ही कोई कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। ये जरूर करना है कि क्या करना है, इसका बीच का रास्ता अपनाना है कि हमको जाति आधारित जनगणना होगा तो ये नहीं है कि समाज में जातिवार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यह इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कि ऐसा करने का प्रयास कर रहा है कि सरकार क्या करेगा, सही नियम कानून बना सकती है कि जो वंचित रह गए हैं उसको आगे ले जाने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते, मान लीजिए अगर सरकार को यह लग रहा है कि ये डाटा प्रकाशित करने में समाज में देश में परेशानी आ सकता है तो उसको वह गोपनीय बनाए हुए रख सकता है, ऐसा वह कर सकता है सरकार। तो ये है एक सही से आपको जाति आधारित जनगणना पर एक आपको मेरा ये राय रहा वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो देखिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगर और इससे अच्छा आप आगे बढ़कर आना चाहते हैं तो पुनः हम अगले जो मैटर है उस पर हम वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। और तब तक इस वीडियो को देखिए। जय हिंद, नमस्कार।